Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 107 की यूनिट 6 के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, सोशल कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर पार्ट 2। इसमें हम थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूशन की जो हमारे पास 4 थ्योरीज हैं, हाइडर्स, नाइफ, साइकोलॉजी, कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फरेंसेस थियोरी, कोवेरिएशन मॉडल, एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, इसको हम लोग कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन में हमारी फर्स्ट थ्योरी है हैदर्स नाइफ साइकोलॉजी। जो हैदर थे उन्होंने अपनी नाइफ साइकोलॉजी दी थी, यानी कि नाइफ मीन्स नौसिखिया, या फिर जो ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ नहीं करता, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह या फिर प्रॉपर रिसर्च या फिर स्टेप्स पैटर्न्स इन सबको नहीं देखता, कॉमन सेंस का यूज़ करता है, उसे नाइफ साइंटिस्ट बोलते हैं। सबसे पहले इसमें कि हम लोग एट्रीब्यूशन की बात करें तो एट्रीब्यूशन में होता क्या है कि हम बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बिहेवियर हुआ है इसका पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है, और वो जो रीजंस होते हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग समझ सकें कि कोई भी बिहेवियर हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ है। अब कोई भी बिहेवियर होता है उसके पीछे 2 कॉजेज़ बताए गए हैं कि या तो इंटरनल कोज होगा या फिर एक्सटर्नल कोज होगा। कोई भी बिहेवियर हुआ या तो उस पर्सन की पर्सनालिटी ट्रेट्स ही ऐसे हैं कि वो इंसान ही ऐसा इस वजह से उसने गलती करी या फिर ये काम करे, ये बिहेवियर करा, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जो सिचुएशन थी, जो भी सिचुएशन थी वो इस तरीके की थी जब ये बिहेवियर बाहर निकल करके आए। तो 2 हमारे पास कॉजेज़ होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स या फिर एनवायरमेंट। कोजल एट्रीब्यूशन, तो हम लोग क्या करते हैं, यही फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बिहेवियर हुआ है उसके पीछे का कोज क्या था, इंटरनल कोज था या फिर एक्सटर्नल कोज था। अब यहाँ पे जो हैदर है उन्होंने जो भी ह्यूमंस है, ठीक है, जो भी लोग हैं उनको नाइफ साइंटिस्ट बताया है। नाइफ साइंटिस्ट कि जो वो लोग जो कि कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं ये फिगर आउट करने के लिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी बिहेवियर है कोज का, जो भी बिहेवियर हुआ है उसके पीछे का कोज क्या था। तो हम कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, इस वजह से नाइफ साइंटिस्ट बोला गया है, ना कि प्रॉपर कंप्लीट साइंटिस्ट। थोड़ा हम सिमिलर वर्क करते हैं साइंटिस्ट की तरह बट नॉट प्रॉपर। अब यहाँ पे है डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बोला ही कि या तो इंटरनल फैक्टर्स होंगे, ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या फिर सिचुएशनल यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंट। तो हैदर नाइफ की साइकोलॉजी में हमें 2 बातें याद रखनी है कि एक तो होते हैं डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। डिस्पोजिशनल का मतलब हमारे जो इनेट ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। या फिर दूसरी चीज़ है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन कि हम जो भी इल्ज़ाम होगा, ठीक है, जो भी रीज़न होगा वो हम सिचुएशन को डाल देंगे। डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन की कोई भी बिहेवियर हुआ है वो उस इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स कि वो इस इंसान का ही जो है शॉर्ट टेम्पर इंसान है, ठीक है, उसका बैड टेम्पर है या फिर वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी उसमें ज़्यादा है, तो ये उस इंसान के पर्सनल ट्रेट्स हो गए, वो गए डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन। फिर है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन कि किसी और ने उसको प्रोवोक करा, ठीक है, किसी और ने उसको उकसाया लड़ाई करने के लिए, तब जाकर के उसने कोई भी ऐसा बिहेवियर करा, कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करा है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि क्या वो इंसान, क्या डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन हुई है यहाँ पर या फिर सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, हम ये 2 चीज़ें करते हैं। तो एट्रीब्यूशन की जो पहली थ्योरी है हैदर्स की नाइफ साइकोलॉजी, इसमें उन्होंने बोला है कि हम जो भी एट्रीब्यूशन करते हैं वो 2 कॉजेज़ हम लोग ढूंढते हैं कि या तो हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन करेंगे या फिर सिचुएशनल एट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये 2 वर्ड्स आपको, 2 टर्म्स आपको याद रखनी है इस वाली थ्योरी में, और हम इसी के बेसिस पर इवैल्यूएशन करते हैं। हम बिहेवियर को या तो इंटरनल पे डालेंगे या फिर एक्सटर्नल कोज पे डालेंगे। और जब कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता है, हमारा सिचुएशनल प्रेशर ज़्यादा आता है, तो हम लोग हमेशा एक्सटर्नल जो है सिचुएशन के ऊपर एट्रीब्यूशन कर देते हैं। जब हमारे पास जितने भी एविडेंसेस, जितने भी इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी मिली कि वो सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर बाहर निकल करके आया, तो हम उस इंसान की गलती ना निकालते हुए, उसकी पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर ना डालते हुए हम किसके ऊपर एट्रीब्यूशन करेंगे, एनवायरमेंट के ऊपर, यानी कि सिचुएशन के ऊपर। तो यदि हैदर की नाइफ साइकोलॉजी कि हम लोग कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, और कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन होगी या फिर सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। और अगर सिचुएशन के जो इन्फॉर्मेशन है, एविडेंसेस है, यानी सिचुएशनल प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग हमेशा सिचुएशनल पर ही एट्रीब्यूशन करेंगे। तो यदि हैदर की नाइफ साइकोलॉजी, इसमें 2 टर्म्स याद रखनी है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन, सिचुएशनल एट्रीब्यूशन, और ये भी याद रखना है कि इसमें इन्होंने नाइफ साइंटिस्ट कहा था लोगों को, और हम कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी थियरी आ जाती है कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थियरी। अब है सेकंड थ्योरी में कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी में जैसे हमने देखा कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन हमने करी थी, यहाँ पर हम लोग का मेन फोकस होगा कि जो भी बिहेवियर हुआ है उसके पीछे की इंटेंशन क्या थी, ठीक है। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होगा, इंटेंशन के ऊपर, कि कोई भी बिहेवियर हुआ है, कोई भी बिहेवियर किसी पर्सन ने दिखाया है, शो करा है, एग्जिबिट करा है, तो उसके पीछे उसकी पर्सनल इंटेंशन थी, ठीक है, उसने अपनी मर्जी से ही काम करा है या फिर उसको मुझसे कोई मतलब निकालना, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से उसने कुछ करा है। जो भी पीछे इंटेंशन है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। अगर पर्सनल डिस्पोजिशंस होती हैं, हम लोग फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी बिहेवियर हुआ है
क्या वो उस पर्सन के पर्सनल ट्रेड्स की वजह से कि वो खुद एक बहुत अच्छा इंसान है इस वजह से उसने ऐसा बिहेवियर शो करा है, या फिर वो गलती से वैसा बिहेवियर कुछ हो गया, या फिर वो सोशल डिज़ायरेबल बनने की कोशिश करा इस वजह से उसने ऐसा बिहेवियर शो करा है। तो ये सारे रीजंस हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। इंटेंशन बेसिकली हम इसमें देखते हैं। अब कोई भी बिहेवियर होता है उसके मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं, कि जैसे अगर आपके भाई बहन ने, ठीक है, आपके लिए कॉफ़ी बनाई है, या आपके लिए चाय बनाई है, या फिर आपके लिए मैगी बनाई है, कुछ भी बनाया है, और आप वो भी आपके बिना कहे और ला करके आपको सर्व करके आपके सामने रख दिया, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई आज कैसे ये सब मेरे लिए करा जा रहा है। या तो अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपको पता हो कि आपके भाई बहन अक्सर कभी कभी ऐसा कर देते हैं आपके लिए जब वो तो खुश होते हैं, या फिर उनका नेचर ऐसा कि जब आप काम, कि आपके भाई बहन जब भी आपको काम करता हुआ देखते हैं तो वो आपके लिए कॉफ़ी बना के ले आते हैं, ठीक है। या फिर आप देखेंगे कि भाई जो मेरे भाई बहन, इनका तो पर्सनल नेचर ही ऐसा कि बना के ला देते हैं मेरे लिए कॉफ़ी, या फिर कुछ भी खाना वाना बना करके ला देते हैं मेरे लिए, तो आप वो चेक करेंगे। या फिर आप देखेंगे कि इनको कुछ मुझसे काम तो नहीं निकलवाना, आज अचानक मेरे लिए कॉफ़ी लेकर इनको कुछ काम तो नहीं निकलवाना मेरे से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इंटेंशन देखने की कोशिश करते हैं। हम ये चेक करते हैं यहाँ पर भी दो चीज़ें, जैसे पहले वाली जो थियरी थी उसमें इंटरनल एक्सटर्नल था, ठीक है, डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन या फिर सिचुएशनल एट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग इंटेंटेड वर्सेस इंसिडेंटल इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे। हम ये डिफरेंस देखेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इंटेंशन अपनी मर्जी से उसने काम करा है या फिर इंसिडेंटली ऐसा कुछ काम हो गया है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं, टोटल 3 फैक्टर्स हैं इस बिहेवियर को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए। पहला है कॉमन इफेक्ट, दूसरा है सोशल डिज़ायरेबिलिटी, और तीसरा है नॉर्मेटिवनेस। कॉमन इफेक्ट क्या है कि ये जो बिहेवियर है ये कितना कॉमन है या फिर कितना यूनिक है, इन दोनों में से हम लोग डिसाइड करेंगे। कॉमन इफेक्ट देखेंगे कि अगर कोई बच्चा क्लास में लेट आया है, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि भाई ये अक्सर लेट आता रहता है या फिर आज जो है लाइफ में पहली बार लेट आया है, या फिर पहली बार ये लेट आया ये बच्चा, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये अक्सर लेट आता है, कॉमन चीज़ है, या फिर यूनिक कि आज पहली बार ही लेट आया है। या फिर आपके भाई बहन हमेशा आपके लिए बना के लेकर के आते हैं, ये बहुत कॉमन बात है, या फिर आज ही पहली बार ये ऐसा कोई बिहेवियर इन्होंने शो करा है। तो ये चीज़ हम लोग डिसाइड करेंगे। पहला फैक्टर कॉमन इफेक्ट। दूसरा होता है सोशल डिज़ायरेबिलिटी, कि जो भी बिहेवियर है क्या वो सोशली डिज़ायरेबल है, क्या वो सोशली डिज़ायरेबल है ऐसा बिहेवियर या फिर नहीं, कि हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। फिर तीसरा आता है नॉर्मेटिवनेस, कि जो भी बिहेवियर हुआ है क्या वो सोशल नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, सोशल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं, और इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि ये काम इस इंसान ने अपनी मर्जी से करा है, ठीक है, अपने पर्सनल ट्रेड्स की वजह से करा है, या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि इसके साथ ऐसा हो गया। तो अगर नॉन कॉमन इफेक्ट होता है कि ये नॉन कॉमन इफेक्ट, कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो ये मैगी बनाई जा रही है हमारे लिए, फिर कॉफ़ी बनाई जा रही है हमारे लिए, ये आज पहली बार बनाई जा रही है या फिर हमेशा बनाई जाती है। अगर पहली बार आज बनाई जा रही है यानी कि नॉन कॉमन इफेक्ट है, इट मीन्स कि ये इसकी खुद की इंटेंशन है, ये एक यूनिक इफेक्ट है, ठीक है, पहली बार आज ऐसा हुआ है। या फिर कोई बच्चा क्लास में लेट आया तो आज पहली बार ये लेट आया है, तो यहाँ पर ये बिहेवियर सिचुएशन की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशनल की वजह से जो है नहीं आया ऐसा बिहेवियर, ये इस इंसान ने अपनी मर्जी से करा है, क्योंकि इसकी इंटेंशन थी मेरे लिए ऐसा कुछ काम करना, ताकि कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे, कि उसको कोई काम निकलवाना है या फिर मुझे इंप्रेस करने की कोशिश करनी है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो उनके पर्सनल ट्रेड्स की वजह से, सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट है इसमें सोशल डिज़ायरेबिलिटी, वो बिहेवियर जो सोशली डिज़ायरेबल नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा बिहेवियर करता है जो सोशली डिज़ायरेबल नहीं है, तो वो भी हम उसके पर्सनल ट्रेड्स पर डालते हैं, वो है सोशल डिज़ायरेबिलिटी। थर्ड है नॉर्मेटिवनेस। नॉर्मेटिवनेस यानी कि क्या जो भी बिहेवियर है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम करा या चोरी करी है, ठीक है, तो ये सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल नहीं करता, तो हम लोग उसे सिचुएशन पे ना डालते हुए हम किस पे डालेंगे कि ये काम उस इंसान ने अपनी मर्जी से करा है। उसके पीछे कोई भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, बट जो ये काम करने की मर्जी थी ये उसी इंसान की थी। तो जब भी ये 3 चीज़ें होती हैं कि नॉन कॉमन इफेक्ट है और बिहेवियर बहुत ज़्यादा सोशली डिज़ायरेबल है और नॉर्म्स को भी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर ही एट्रीब्यूशन करेंगे कि उस इंसान की खुद की इंटेंशन थी इस काम को करने की। ये जो बिहेवियर होते हैं ये फ्री चूजन बिहेवियर होते हैं कि इस इंसान की अपनी खुद की मर्जी थी जब उसने ये काम करा है बिना किसी फोर्स के, तो वो हो गया पर्सनैलिटी ट्रेट। पूरी कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी हमने अब तक हैदर की नाइव साइकोलॉजी पढ़ी, ठीक है, वो वाली थ्योरी हमने पढ़ी एट्रीब्यूशन की, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि डिस्पोजिशनल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स पे हमने फोकस डाला था। और अगर जब सोसाइटी या फिर जब भी जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम लोग सारी एट्रीब्यूशन किस पे डालते हैं, सिचुएशनल फैक्टर्स पे, कि भाई सिचुएशन ऐसी बन गई जिस वजह से ऐसा बिहेवियर हो गया। जबकि कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी में हम इंटेंशन पे फोकस करते हैं, और इसमें हम 3 जो फैक्टर्स है उस पर डिसाइड करते हैं कि हम इंटेंशन पे डालेंगे या फिर इंसिडेंटल इफेक्ट पे,
पहला नॉन कॉमन इफेक्ट, कॉमन इफेक्ट हम लोग चेक करते हैं, सोशल डिजायरेबिलिटी देखते हैं और नॉर्मेटिवनेस देखते हैं। अब है हमारी थर्ड थ्योरी कोवेरिएशन मॉडल। अब थर्ड मॉडल है हमारे पास, थर्ड थ्योरी है कोवेरिएशन मॉडल। कोवेरिएशन मॉडल, अगर ये जो मॉडल है ये हमें दिया था हैरोल्ड कैली ने, ठीक है। और यहाँ पे टर्म यूज़ करी गई है कोवेरिएशन। कोवेरिएशन टर्म का मतलब होता है कि हम लोग ये चेक करने की कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन ने बिहेवियर करा है, ठीक है। अब जो वो बिहेवियर है वो कितनी डिफरेंट सिचुएशंस में हुआ है, कितने टाइम पर हुआ है, कितनी बार हुआ है, इसके बेसिस पर हम जज करते हैं उसके कोज को, या फिर पता लगाते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं उसके कोज को, पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसे हम कोवेरिएशन बोलते हैं। और यही वाला प्रिंसिपल इधर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जब हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस और टाइमिंग्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जब हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं। वी मेक एट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ बिहेवियर, नॉट जस्ट वंस, कि यहाँ पर हम सिर्फ एक सिचुएशन को एक बार देखा और उसी के बेसिस पर जजमेंट नहीं बनाते, हम बहुत सारे इंस्टेंसेस लेते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग कोई भी अपनी एट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कोई भी नाइव साइंटिस्ट वर्ड यूज़ नहीं करा गया है, जैसे फर्स्ट थ्योरी में करा गया था हैदर की नाइव साइकोलॉजी में। यहाँ पर प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं, जैसे साइंटिस्ट वर्क करते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं और टाइमिंग्स देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं, उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे कोवेरिएशन प्रिंसिपल का यूज़ हुआ है। कोवेरिएशन का प्रिंसिपल बोलता है कि भाई कोई भी अगर बिहेवियर हुआ है और मैं बोल रही हूँ ये बिहेवियर के पीछे का रीज़न ये है, ठीक है, कोई भी बिहेवियर हुआ है उस बिहेवियर के पीछे ये कारण है, तो ये दोनों चीज़ साथ में होनी चाहिए। कि अगर आइसक्रीम खाने की वजह से बुखार हो रहा है, तो जब भी बुखार हुआ है उस टाइम पर आइसक्रीम उधर होनी चाहिए। कि मैं बोल रही हूँ सिर्फ आइसक्रीम खाने से बुखार होता है, और अगर फिर बुखार हुआ है किसी इंसान को लेकिन उसने उस टाइम पर आइसक्रीम नहीं खाई थी, तो मेरा जो ये कॉजेशन मैंने बनाया था ये गलत थी। तो वही चीज़ कोवेरिएशन प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर मैंने बोला है कि इस पर्टिकुलर कॉज की वजह से ये रिजल्ट आता है या फिर ये बिहेवियर होता है, तो ये दोनों चीज़ें उस टाइम पर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये है कोवेरिएशन प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू सी अ रोड एक्सीडेंट, कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट आपने होते हुए देखा है, ठीक है, तो आप ये डिसाइड करते हो कि भाई या तो जो ड्राइवर था उसने रफ ड्राइविंग करी है, ठीक है, वो अच्छे से ड्राइव नहीं करा था, या फिर जो रोड है, रोड की जो कंडीशन थी वही बहुत ख़राब थी, ठीक है, रोड पे पत्थर ज़्यादा थे, या फिर जो है वो अच्छे से बना हुआ रोड नहीं था। तो यही रीज़न हम लोग एट्रीब्यूशन करते हैं इसी के बेसिस पर। लेकिन कोई सी इंसान ने रफ ड्राइविंग करी है नहीं करी है, या फिर रोड की कंडीशन कैसी थी, वो भी हम मल्टीपल सिचुएशंस में देखेंगे। अब यहाँ पे 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी या फिर डिस्टिंक्टिवनेस, CCD। अब इसमें है सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास कंसेंसस। कंसेंसस की हमने सिनेरियो हम यहाँ पे लेंगे कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या दूसरे लोग जो इस रोड पर चलते हैं, ठीक है, जाते हैं, ड्राइव करते हैं, क्या उनका भी कभी एक्सीडेंट हुआ है। अगर हाई कंसेंसस है कि जितने भी ड्राइवर्स यहाँ पे जाते हैं उनका कुछ ना कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ ना कुछ उनको इशू होता ही है, तो ये कंसेंसस हम देखेंगे। या फिर क्या होगा कि नहीं, सिर्फ यही जो आदमी गई इसी का एक्सीडेंट हुआ है, बाकी इस रोड पे तो कभी एक्सीडेंट हुए ही नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग फिगर आउट करेंगे कि कंसेंसस क्या है, कि सबके साथ सेम सिचुएशन होती है या फिर इसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लें कि कोई बच्चा है जो स्कूल में लेट आया, तो ये देखेंगे कि बस यही लेट आया है या फिर और बच्चे भी लेट आए हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे कंसिस्टेंसी कि क्या ये बच्चा हर रोज़ लेट आता है, इसका हमेशा का काम है, या फिर अक्सर लेट ही आता है, कभी कभी टाइम पर आता है लेकिन अक्सर लेट आता है। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या है कि वो अक्सर लेट आता है। तो ये हो गया कि वो हमेशा लेट आता है, ज़्यादातर लेट आता है, तो यहाँ पे हाई कंसिस्टेंसी हो गई। फिर है डिस्टिंक्टिवनेस में हम देखेंगे कि क्या ये बच्चा सिर्फ मेरी ही क्लास में लेट आता है या फिर जो दूसरी इसकी क्लासेस है या फिर दूसरी पार्टीज़ वगैरह में हर जगह ये लेट ही जाता है। तो अगर लो डिस्टिंक्टिवनेस कि नहीं, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब हो गया डिफरेंसेस, ठीक है, कि वो हर सिचुएशन में कोई पर्सन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो उसे हम डिस्टिंक्टिवनेस बोला। लो डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि डिफरेंसेस कम है, यानी कि वो सबकी क्लास में लेट आता है, ठीक है, कोई उसके बिहेवियर में चेंज नहीं है, डिफरेंस नहीं है, वो पार्टीज़ में भी लेट जाता है, वो मेरी क्लास में भी लेट आता है और वो दूसरी क्लासेस में भी लेट ही आता है। अगर हाई डिस्टिंक्टिवनेस है इसका मतलब कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, कि वो मेरी क्लास में तो लेट आता है लेकिन बाकी सब क्लासेस में टाइम पे जाता है, पार्टीज़ में भी टाइम पे जाता है, हर जगह टाइम पे जाता है, बस मेरी क्लास में लेट आता है। तो ये चीज़ें हम लोग फिगर आउट करते हैं कि कंसेंसस हम लोग देखते हैं कि सिर्फ यही इंसान ने ऐसा करा है, फिर सब लोग यही काम कर रहे हैं, यही बिहेवियर कर रहे हैं। फिर हम कंसिस्टेंसी देखते हैं कि ये अक्सर का काम है, ठीक है, हमेशा ये इसके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती है, ये बिहेवियर ही शो करता रहता है, या फिर इसके साथ ही अभी 1 से 2 बार ही ऐसा कुछ हुआ है। फिर डिस्टिंक्टिवनेस कि हम देखते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, या फिर इसी सिचुएशन में ये ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर हर सिचुएशन में ऐसा ही बिहेव करता है, हर पर्टिकुलर सिचुएशन में इसी तरीके से बिहेव करता है, हर जगह लेट पहुंचता है, या फिर हर बार इसके एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ये चीज़ें हम फिगर आउट करते हैं, 3 इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं और इसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये काम इस इंसान के पर्सनल ट्रेट्स पर हम लोग डालें या फिर सिचुएशन पे हम लोग एट्रीब्यूशन करें, इस 3 इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। तो ये होता है कोवेरिएशन मॉडल। अगर
इंटरनल कॉजेज़ पर हमें डालना है, इंटरनल फैक्टर के ऊपर डालना है, तो हमें चाहिए लो कंसेंसस कि सभी लोग नहीं, बस इसी इंसान ने ये काम करा है। अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर के ऊपर यानी कि उस इंसान के ऊपर डालना चाहते हैं कि इस इंसान की ऐसी गलती है, तो उसके लिए हमें चाहिए लो कंसेंसस कि क्लास में सब बच्चे जल्दी आए हैं, बारिश थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, फिर भी सब बच्चे जल्दी आए हैं, यही अकेला लेट आया तो इसकी गलती है, ठीक है, इसके इंटरनल फैक्टर्स की गलती है, ट्रेड्स की गलती है। फिर हम देखेंगे लो डिस्टिंक्टिवनेस कि भाई ये तो हर जगह लेट ही पहुँचता है, इसका तो हर बार का ये हर जगह लेट जाता है, तो भी इसकी गलती है। फिर हम देखते हैं हाई कंसिस्टेंसी कि ये तो अक्सर ही लेट आता रहता है, आज पहली बार ये कोई लेट नहीं, अक्सर लेट आता है, तो इसी की गलती है। और अगर इसका उल्टा होता है तो वो हम डालते हैं एक्सटर्नल कॉजेज़ पर। अब हम चलते हैं, हमारी लास्ट जो थ्योरी है वो है एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अब है हमारी लास्ट थ्योरी एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर कि ये वाली जो थ्योरी ये सिर्फ जैसे पता चल रहा है कि सिर्फ सक्सेस और फेलियर वाले बिहेवियर को लेकर के है कि हम सक्सेस का एट्रीब्यूशन किस पे डालते हैं, यानी कि कोई अगर आपको सक्सेस मिली है फिर किसी और को सक्सेस मिली है, उसकी एट्रीब्यूशन यानी कि उसके पीछे का कोज आप किसे डालते हो कि वो उस इंसान ने बहुत मेहनत करी थी, उसकी वजह से वो पास हुआ है, ठीक है, या फिर फेल हुआ है, या फिर उसके लक की वजह से वो पास हो गया, फिर उसके लक की वजह से, सिचुएशन की वजह से वो फेल हो गया। इसका हम एट्रीब्यूशन कैसे करते हैं वो हम इस थ्योरी से समझेंगे कि हम यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये मेन परफॉर्मेंस को लेकर के है कि हम परफॉर्मेंस को कैसे जज करते हैं, सक्सेस को, फेलियर को, अलग अलग सिचुएशंस में हमारी लाइफ में जो भी आती है उसके बेसिस पर। और यहाँ पर 4 फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, एबिलिटी, एफर्ट, टास्क डिफिकल्टी एंड लक, ठीक है। एबिलिटी क्या है, किसी पर्सन की स्किल्स, एफर्ट क्या है, जो भी हम हार्ड वर्क करें, टास्क डिफिकल्टी जो कि हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है, टास्क कितना डिफिकल्ट है उस चीज़ पर, और फाइनली लक जो कि वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारा फॉर्च्यून। अब इसमें जो हमें वर्ड्स याद रखने हैं, टर्म्स याद रखने हैं, वो है पहली तो चीज़ लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि कोई भी चीज़ का या फिर कोई भी हम क्या समझते हैं कि सिचुएशन का या फिर कोई भी हमने एक्टिविटी करी, कोई बिहेवियर करे, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में कितना है। कि मैं बोल रही हूँ कि भाई पहले तो इंटरनल जो लोकस है, इंटरनल जो चीज़ें हैं विद इन द पर्सन, कि पर्सन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, एबिलिटी और एफर्ट, ठीक है, मेरे स्किल्स मेरी नॉलेज वो मेरे अंदर है, ठीक है, मैं कितना हार्डवर्क डाल रही हूँ वो भी मेरे हाथ में है, तो मेरे चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, मेरी एबिलिटी, मेरे एफर्ट्स, ये मेरे कंट्रोल में है। फिर है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में क्या हो गया, हमारा लक, ठीक है, टास्क कितना डिफिकल्ट होगा, कितना डिफिकल्ट नहीं होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम कितना डिफिकल्ट आएगा, ईजी आएगा, आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है, आपका लक आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल है, यानी कि आपके कंट्रोल से बाहर है, यहाँ पर आपका लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, जबकि एबिलिटी और एफर्ट्स में आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। फिर आती है इसमें स्टेबिलिटी की हम बात करें कि जो भी एबिलिटी है या फिर टास्क डिफिकल्टी, ये स्टेबल चीज़ें हैं, ठीक है। टास्क डिफिकल्टी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम में जितने बच्चे बैठे हैं सबके लिए वो टास्क डिफिकल्टी सेम रहती है, ठीक है, क्वेश्चन सबके लिए सेम रहते हैं, किसी के लिए बदलता नहीं है, तो वो स्टेबल है, अनचेंजिंग ओवर टाइम, ठीक है। आपकी एबिलिटीज़, आपकी जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, और आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, आपकी जो स्किल्स है, आपकी एबिलिटी, टास्क डिफिकल्टी, ये स्टेबल होते हैं नेचर में, बट आपके जो एफर्ट्स होते हैं और आपका जो लक है ये अनस्टेबल है। कभी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, कभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कभी आप नहीं कर रहे हो। अब इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमने 4 टर्म्स पढ़ी हैं, एबिलिटी, एफर्ट, टास्क डिफिकल्टी और लक, इसी के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं अपनी सक्सेस और फेलियर को। अब अगर आपको ये थियरी अच्छे से समझनी है तो इसमें आपको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने बोला कि भाई मैं बहुत स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और मैंने बहुत मेहनत करी थी, इस वजह से मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, इस वजह से मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर्स आए हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैं स्मार्ट हूँ और मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो ये क्या हुआ, मेरी एबिलिटी, ठीक है, मेरी एबिलिटी हुई। फिर मैंने बोला कि मैंने बहुत मेहनत करी थी, यानी कि मैंने एफर्ट्स भी बहुत सारे डाले थे और इस वजह से मैं क्या हुई, सक्सेसफुल हुई, इस वजह से मैं क्या हुई, मैं मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे आए हैं। यानी कि जो मेरी एबिलिटी है और एफर्ट्स हैं, एबिलिटी क्या है, एफर्ट्स क्या है, देखिए इंटरनल है पहली चीज़ तो, ठीक है, मेरे अंदर है, मेरे जो स्किल्स हैं, मेरी जो इंटेलिजेंस है वो मेरे अंदर है, तो इंटरनल हो गया। दूसरा मेरे जो एफर्ट्स हैं, वो क्या है, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है, मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल उनके ऊपर है, एफर्ट्स मेरे कंट्रोल में, तो मेरी एबिलिटी इंटरनल हो गई, मेरे एफर्ट्स क्या हो गए, मेरे कंट्रोल में हो गए, और टास्क कितना ही डिफिकल्ट हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से मैं क्या हो गई, मैं जीत गई। तो ये इंटरनल, ये स्टेबिलिटी और कंट्रोलेबल, ये 3 चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से मैंने बोला मैं सक्सेसफुल हूँ। यही चीज़ अगर मैं अपने एक्सटर्नल लोकस पे भी डाल सकती हूँ कि मैंने बोला यार मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, इस वजह से मैं लॉटरी जीत गई, या फिर मेरी किस्मत बड़ी अच्छी थी, इस वजह से मैंने जो भी तुक्के मारे थे एग्जाम में उसमें मैं पास हो गई। तो मैंने सारा जो लोकस ऑफ कंट्रोल किसे दे दिया, एक्सटर्नल फैक्टर्स को। भाई मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मेरे हाथ में नहीं थी, ठीक है, मैंने कोई मेहनत नहीं करी, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, ठीक है, कुछ भी स्टेबल नहीं था, अनस्टेबिलिटी, अनकंट्रोलेबल और एक्सटर्नल, ये अलग कैटेगरी हो गई, इसकी वजह से मैं जीतती हूँ, सक्सेसफुल हुई हूँ। तो मैं अपनी सक्सेस और फेलियर को या तो अपनी किस्मत के ऊपर डाल सकती हूँ, या फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, या फिर मैं किस पे डाल सकती हूँ, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और जिसमें मैंने अपना एफर्ट्स
डाले हैं उसके ऊपर मैं एट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी सक्सेस को और फेलियर को। पूरा इस थ्योरी में मेन चीज़ यही बताई गई है कि आप अपनी सक्सेस को या तो इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डालोगे, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, या फिर एक्सटर्नल के ऊपर डालोगे। कि इंटरनल में आ गए आपकी कि इंटरनल, स्टेबल और कंट्रोलेबल, कि आपका हार्डवर्क आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप कितना आपको मेहनत करनी है कितनी नहीं करनी है वो आपके हाथ में। या फिर आप डालोगे किस पे, अनकंट्रोलेबल, यानी कि अपने लक के ऊपर डाल दिया। फेलियर के लिए भी सेम चीज़ करते हैं कि आप हार गए तो आप क्या बोलोगे कि यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी इस वजह से हार गए। या फिर आप बोलोगे, या तो आप एक्सटर्नल पे डाल दोगे या फिर इंटरनल की मैंने मेहनत नहीं करी थी इस वजह से मैं फेल हो गया, या फिर इस वजह से मेरे स्कोर्स कम आए हैं। तो यही दो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर कोई भी एट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, फॉर बोथ सक्सेस एंड फेलियर। अब इसी में कुछ और बातें देखने की कि हम परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करते हैं। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, ठीक है, अब डिफिकल्टी भी हमें कैसे पता चलेगी कि मान लो और भी बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, सब फेल हो गए, सिर्फ आप पास हो, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी परफॉर्मेंस आई है इसको हम किस पे इंट्रीब्यूट करेंगे, आपके इंटरनल कॉजेज़ पर, कि आपने शायद मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी इस वजह से आप जीत गए, क्योंकि सब लोग जो है सब किसी के भी अच्छे स्कोर्स नहीं आए, सिर्फ आपके आए हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपकी वजह से आपको मिली है। अगर एवरेज परफॉर्मेंस आती है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल या फिर जो बहुत ही ज़्यादा एवरेज सी परफॉर्मेंस आती है, तो उसमें बैड लग कह रहे यार इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, नॉर्मल था, एवरेज आया है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन थी इस वजह से इतने एवरेज स्कोर आए हैं, तो हम लोग किस पे डाल देते हैं, एक्सटर्नल कॉजेज़ पर। ज़्यादातर ये देखा गया है। और हम कंसिस्टेंसी भी देखते हैं कि अगर आप बार बार अच्छे स्कोर्स ही ला रहे हो, हर एग्जाम में आपके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो किस पे डालेंगे कि भाई आप इंटेलिजेंट इंसान हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो। इस वजह से, इस कंसिस्टेंसी की वजह से, जब हाई कंसिस्टेंसी होती है तो भी हम इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर ही डालते हैं, स्टेबल फैक्टर्स के ऊपर डालते हैं। लेकिन जब लो कंसिस्टेंसी है कि एक बार आपके तुक्के में अच्छे नंबर आ गए और उसके बाद जितने भी आपने एग्जाम दिए उसमें आपका बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं आया, फिर आप फेल हो गए, तो सब लोग भी क्या बोलेंगे, केस पर एट्रीब्यूशन डालेंगे भाई उस दिन किस्मत अच्छी थी इस वजह से अच्छे स्कोर आ गए थे। तो ये चीज़ भी देखी जाती है कि हम लोग परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करते हैं दूसरों से, साथ में कंसिस्टेंसी भी हम लोग देखते हैं। तो ये थी हमारी लास्ट थियरी, एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक भी करते हैं। लास्ट टॉपिक है इसमें एरर्स एंड बायसेस इन एट्रीब्यूशन, कि क्या क्या एरर्स या फिर कौन कौन से बायसेस आते हैं एट्रीब्यूशन के टाइम पर। टोटल 4 ही हैं सिर्फ। फर्स्ट है इसमें फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इस एरर में क्या होता है कि हम लोग ओवर एम्फेसाइज करते हैं इंटरनल फैक्टर्स में, ठीक है, एंड अंडर एस्टिमेट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एक्सप्लेनिंग अदर्स बिहेवियर। मतलब सिंपल बात यह है कि जब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर एक्सप्लेन करने की बात आती है, फिर एट्रीब्यूशन करने की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंसान की गलती निकालते हैं, सिचुएशन को क्या करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, फिर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई सिचुएशन की वजह से कुछ नहीं हुआ, उस इंसान की सोच ही ऐसी है, उस इंसान की पर्सनैलिटी ऐसी कि उसने ऐसा कुछ काम करा है, उसके इंटरनल फैक्टर्स की वजह से करा है उसने ये जो भी काम करा है। जब भी हम दूसरों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया एक्सपेरिमेंट का। पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है कि यहाँ पे 2 ग्रुप थे पार्टिसिपेंट्स के, ठीक है, और दोनों पार्टिसिपेंट्स को क्या करना था, या तो सपोर्ट करना था या फिर क्रिटिसाइज़ करना था कैस्ट्रो को, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि एक ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को क्या बताया गया कि भाई जो भी राइटर था, इस ऐसे को जिसने लिखा है, उस राइटर की खुद की चॉइस थी उस पोजीशन पे बैठने की, ठीक है। जबकि जो दूसरा जो ग्रुप था उनको बताया गया कि भाई उसे असाइन करा गया है इस काम के लिए, उसकी खुद की मर्जी नहीं थी, उसे असाइन करा गया है। अब जब रिजल्ट्स देखे गए तो रिजल्ट्स में ये देखा गया कि भाई सभी पार्टिसिपेंट्स का ये मानना था, ठीक है, ज़्यादातर दोनों ही ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स का ये बिलीफ था, ये मानना था कि जो राइटर का एटीट्यूड है वो मैच करता है एस्से के स्टांस से। चाहे उनको ये बताया गया कि ये इसने खुद की मर्ज़ी से लिखा है, या फिर ये कहा गया होगा कि इसको बेचारे को असाइन करा था इसके लिए उसकी खुद की मर्ज़ी नहीं थी, फिर भी सबने उसकी पर्सनल जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, उसी के ऊपर एट्रीब्यूशन करी। तो ये कंक्लूजन निकला था। तो आप इसकी जगह पे कोई भी अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपनी तरफ से बना करके, वो ज़्यादा अच्छे से आपको याद भी रहेगा और आपका एग्जाम पे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा अगर आप अपने बनाए हुए अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लिखते हो तो बेसिकली इसमें यही है कि जब दूसरे के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई उसके पर्सनल जो ट्रेट्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डालते हैं, सिचुएशन पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। यह है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जिसकी वजह से कोई भी एरर आता है। सेकेंड है एक्टर ऑब्जर्वर बायस। एक्टर ऑब्जर्वर बायस थोड़ा पहले वाले ही एरर जैसा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बायसनेस आती है। बायसनेस कैसे कि जब बारी आती है दूसरों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की तो हम लोग उनके इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद के बिहेवियर को एट्रीब्यूट करने की तो हम अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डाल देते हैं। अगर कोई दूसरा बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, भाई उसकी गलती है, वो फेल हुआ है, उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी होगी, आवारागर्दी करी होगी, इस वजह से वो फेल हो गया। लेकिन जब खुद फेल हो जाते तो फिर बोलते हैं यार एग्जाम इतना डिफिकल्ट आया था, अरे उस टाइम पे सिचुएशन इतनी खराब थी, तब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर उससे बायसनेस कह रहे हैं यहाँ पर एक्टर ऑब्जर्वर बायस। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट ब्लेम्स टफ एग्जाम और लैक ऑफ प्रिपरेशन टाइम फॉर फेलिंग। वही एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वही इधर लिखा हुआ है। अब क्लिनिकल सेटिंग्स में भी सेम सिचुएशन होती है
कि थेरेपिस्ट में सी क्लाइंट्स इश्यूज एज इंटरनल ट्रेट्स वाइल क्लाइंट्स ब्लेम एक्सटर्नल सिचुएशंस। कि जब क्लिनिकल सेटिंग्स में अगर हम देखें तो जब भी थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सुन रहा है तो वो ये समझता है कि हाँ ये जो भी प्रॉब्लम आई है ये इंटरनल ट्रेट्स की वजह से है, जबकि क्लाइंट क्या सोचते हैं कि ये तो सारी गलती एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की है, आसपास का एनवायरनमेंट ही ऐसा जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब खुद के ऊपर बात आती है तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डाल देते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर डाल देते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन जब खुद के बिहेवियर, जब दूसरों के बिहेवियर की बात आती है तो हम लोग उनके खुद के पर्सनल ट्रेट्स उसके ऊपर डाल देते हैं। डिफरेंट हमारे पर्सपेक्टिव्स हो जाते हैं। जब हम एक्टर की बात करें, नोटिस सिचुएशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर बिहेवियर, कि जब हम अपने खुद को यहाँ पर, अपने आप को यहाँ पे एक्टर बताया गया और दूसरों को यहाँ पर ऑब्जर्वर बताया गया। जब खुद की बात आती है तो हम लोग किस पे, सिचुएशनल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि वो हमें अफेक्ट कर सकता है, ये हम मानते हैं। ऑब्जर्वर्स फोकस ऑन द पर्सनस बिहेवियर नॉट द कॉन्टेक्स्ट, कि ऑब्जर्वर क्या होते हैं, वो जो भी एक्टर है उसके ऊपर फोकस करते हैं, ना कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर। तो सारी गलती किसकी निकल जाती है, उस इंसान की खुद के पर्सनल ट्रेट्स के ऊपर। जबकि एक्टर यानी कि जब हम खुद अपनी बात करते हैं तो हम अपने आप को नहीं देखते, हम आसपास की सिचुएशन को देख रहे होते हैं। तो इस तरीके से इसे समझाने की कोशिश करी गई है। और इसमें यह भी है कि इसमें कंसिस्टेंसी भी देखते हैं हम लोग, कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जब दूसरों का बिहेवियर होता है वो हर सिचुएशन में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, हम ऐसा अज्यूम करने की कोशिश करते हैं। जबकि अपनी जब बात आती है तो हमारा बिहेवियर हर सिचुएशन में चेंज हो सकता है। ये था एक्टर ऑब्जर्वर बायस। अब थर्ड है इसमें सेल्फ सर्विंग बायस। सेल्फ सर्विंग बायस यही है, वी टेक क्रेडिट फॉर आवर सक्सेस बट ब्लेम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर आवर फेलियर्स। यहाँ पे सिर्फ दूसरों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बात हो रही है कि अगर मुझे सक्सेस मिली है मेरी वजह से, लेकिन अगर मैं फेल हो गई हूँ किसी और की वजह से या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ये है सेल्फ सर्विंग बायस। अपनी सेल्फ एनहांसमेंट के लिए ये वाली टेक्निक का यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, ताकि हमें कोई डिसोनेंस या फिर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सक्सेस मिली है, हम लोग अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डाल देते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतना हार्डवर्क करा था, इसी वजह से मुझे सक्सेस मिली है। लेकिन जब फेलियर हो जाता है, हमें ही जब फेलियर मिलता है खुद को, तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डाल देते हैं कि लक नहीं था मेरा अच्छा, या फिर टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये चीज़ हम करते हैं। ये इसलिए कर जाता है ताकि हमारी सेल्फ एस्टीम बूस्ट रहे, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस ना हो जाए इस वजह से। सेल्फ एनहांसिंग बायसनेस, अब इसके भी दो टाइप्स हो गए। सेल्फ सर्विंग बायसनेस के दो टाइप्स आ गए। सेल्फ एनहांसिंग बायस, इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर सक्सेस, सेल्फ प्रोटेक्शन बायस, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सक्सेस और फेलियर, इस वजह से इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। जब हम सक्सेस के लिए खुद को एट्रीब्यूट करते हैं तो उससे हमें और ज़्यादा एक बूस्ट मिलता है हमारी सेल्फ एस्टीम को, ठीक है, उससे सेल्फ एनहांसमेंट बोलेंगे, सेल्फ एनहांसिंग बायस बोलेंगे। लेकिन जब फेलियर होता है तो हमें बहुत ज़्यादा फियर और बहुत ज़्यादा गिल्ट होती है, उसको बचाने के लिए, खुद को इन सब चीज़ों से, नेगेटिव फीलिंग से बचाने के लिए, यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन कर देते हैं फेलियर्स का। लास्ट है इसमें हमारे पास जो एरर है वो है अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। हमने फंडामेंटल एरर से स्टार्ट करा था, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, और लास्ट है हमारा अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर। अब ये जो अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर है ये सेल्फ सर्विंग बायस जैसा ही बिल्कुल सिमिलर, बट यहाँ पे सेल्फ सर्विंग बायस में मैं खुद की बात कर रही थी, एक इंडिविजुअल पर्सन की मैं खुद की बात कर रही थी, जबकि अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर में पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जब सेल्फ सर्विंग बायस पूरे ग्रुप लेवल पर अप्लाई होता है उससे अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर कहा जा रहा है। जब हम अपने ग्रुप को बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी कम्युनिटी को, या फिर जिसको हम अपना इन ग्रुप मानते हैं, अपना खुद का ग्रुप मानते हैं, वहाँ पर हम लोग अल्टीमेट एट्रीब्यूशन एरर का यूज़ करते हैं कि जब भी कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर हुआ है, ठीक है, तो वो हम क्या बोलेंगे, हमारे ग्रुप ने, ठीक है, मेरी कोई टीम है, उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम करा है, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई ये तो लोग ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इनकी इंटरनल क्वालिटीज़ की वजह से इन्होंने पॉजिटिव बिहेवियर दिखाया है। लेकिन अगर वही पॉजिटिव बिहेवियर किसी दूसरे ग्रुप ने शो करा है, जिसको कि मैं अपना आउट ग्रुप मानती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे कि यार इनकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से ये लोग जीत गए, ठीक है, इस वजह से ये लोग जीत गए, इनको सक्सेस मिल गई क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी उस दिन, इस वजह से। लेकिन जब कोई नेगेटिव बिहेवियर होता है, अगर मेरा जो ग्रुप है वो हार गया, उसको फेलियर फेस करना पड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी, यार सिचुएशन खराब थी, ठीक है, इन लोग की किस्मत अच्छी नहीं थी, इस वजह से हम लोग हार गए। लेकिन जब दूसरा ग्रुप हार जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इनकी तो बस का ही नहीं था खेलना, ठीक है, या फिर इन लोग के खुद की पर्सनैलिटी की वजह से, इन लोग के खुद के इंटरनल ट्रेट्स की वजह से, फैक्टर्स की वजह से ये लोग हारे हैं, या फिर इन लोग ने फेलियर फेस करा है। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात हो रही है। जब मेरा खुद का ग्रुप कुछ अच्छा करेगा तो उसकी खुद की जो एबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से, लेकिन जब कोई दूसरा ग्रुप अच्छा करेगा तो वो सिचुएशन पे मैंने डाल दिया कि भाई उनकी खुद की मर्जी नहीं थी, उनके खुद से नहीं हो सकता था ये अच्छा काम, या फिर ये सक्सेस उनको अपनी मर्जी से नहीं मिल सकती थी, अपनी मेहनत से, ये सिचुएशन की वजह से उन्हें मिला है। जब फेलियर की बात आती है, मेरा ग्रुप फेल हो गया तो भाई मैं एक्सटर्नल पे डाल दूंगी, भाई इनकी गलती नहीं है, सिचुएशन ही ख़राब थी। और जब दूसरा ग्रुप हार गया तो सारी गलती उन्हीं की थी, सिचुएशन ख़राब नहीं थी, सिचुएशन ठीक थी। ये हो गया ग्रुप लेवल पे। और ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि मेरा रिलेशन मेरे ग्रुप के साथ कैसा है। अगर बहुत अच्छा रिलेशन है तो मैं हमेशा जैसा बताया गया इसमें वैसा ही बिहेव होगा, वैसा ही बिहेवियर, वैसे ही मैं एट्रीब्यूशन करूँगी। बट अगर मेरे ही ग्रुप के साथ, जिनको मैं अपनी कम्युनिटी मानती हूँ, जिसको मैं अपना ग्रुप मानती हूँ, अपनी फैमिली मानती हूँ, ठीक है,
किसी भी तरीके का मेरा ग्रुप हो गया, अगर उनके साथ मेरे रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है तो इसका उल्टा भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने थियरीज ऑफ एट्रीब्यूशन पढ़ी, हेदर्स की नाइफ साइकोलॉजी हमने पढ़ी, कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थियरी पढ़ी, कोवेरिएशन मॉडल पढ़ा, एट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हमने पढ़ा, और एरर्स पढ़े, कुछ एरर्स और बायसेस जो कि हम लोग को एट्रीब्यूशन में होते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ठीक है, एक्टर ऑब्जर्वर बायस, सेल्फ सर्विंग बायस, अल्टीमेट एट्रीब्यूशन बायस, एरर, ये सब हमने पढ़ा। और इसके साथ जो हमारा ये यूनिट है, हमारी जो ये चैप्टर है BPCC 107 की यूनिट 6, वो इधर कवर हो गई है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हो। और इसमें से जितनी थियरीज है ना, पूरी बुक में जितनी भी थियरीज है, ठीक है, सब करके जानी है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थियरीज तो ज़रूर से ज़रूर ही आती है, तो ये ज़रूर करके जानी है। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।